जी जी अब्दुलरहमान 39 कौन सा वाला ये 39 कैसे आया? ये ऐसे आया कि 38 स्ट्रॉन्टियम का प्रोटॉन नंबर था। जब इसने बीटा डिके किया तो इसका प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1, न्यूक्लियॉन नंबर रिमेन्स द सेम। और मैथमेटिकली प्रूफ करो बीटा का, क्योंकि प्रोटॉन नंबर -1 होता है, सो इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू दिस। तो 31 प्लस माइनस, सही समझ आ गई बात? तो ये एक पास पेपर था जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज इट वाज नॉट बीइंग शोन ऑन द बोर्ड, बट वील स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द लेक्चर। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कहाँ पर थे? वी वर ऑन, आई थिंक हमने अल्फा, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया सो फार? जरा जल्दी से पढ़ लो। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने कर लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर, आइसोटोप्स, न्यूक्लियर इक्वेशंस, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली हैं, इसकी रेंज क्या होती है, किसको रोकने का क्या तरीका है, इसके क्वेश्चंस कर लिए, राइट? और व्हाट एल्स हैव वी डन? फिजन फ्यूजन नहीं किया, वो हमें करना है। और ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, हाफ लाइफ रह गया है और बाकी चीजें। ओके चलो, अब हम कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट है बहुत ही आसान, उसका नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या नाम है उसका? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ओ लेवल्स में भी है और एएस में भी है। So when you will go to AS, you will study it again. तो वो बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट ये था कि भाई ये एक ये एक गोल्ड का एटम है। किसका एटम है? गोल्ड का एटम। इसका गोल्ड का होना जरूरी नहीं है, किसी का भी हो सकता था, लेकिन लेट्स से ये गोल्ड का एटम। गोल्ड के एटम में क्या होता है? सेंटर में देयर विल बी सम पॉजिटिवली चार्ज स्टफ, राइट, व्हिच इज न्यूक्लियस, सम न्यूट्रॉन्स, और शेल्स में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। चलो ओके, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर दूर फैले हुए होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, उसके सन बीच में है, दैट्स लाइक अ न्यूक्लियस। सन इज लाइक अ न्यूक्लियस फॉर ऑल द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। बिल्कुल वैसी चीज यहाँ पे। तो दो बंदे थे, गीगर एंड मार्सडन, उन्होंने क्या किया अमल, उन्होंने बहुत सारे अल्फा इस गोल्ड के एटम से स्ट्राइक किए, इसके इसके थ्रू पास ऑन करके देखना चाहा कि क्या होता है। व्हाट आर दीज ऑल? दीज आर ऑल अल्फा पार्टिकल्स। तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स शूट किए एक बहुत ही पतली गोल्ड की फॉइल के थ्रू, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी मोटी होती गोल्ड की फॉइल तो अल्फा तो स्टॉप हो जाते हैं। हमें पता है अल्फा की पेनिट्रेटिंग कैपेबिलिटी बहुत कम है, सो वेरी वेरी थिन, ऑलमोस्ट समझ लो एक लेयर ऑफ एटम्स है बस, और वो बहुत करीब रखे और उसको बहुत सारे अल्फा थ्रो किए। और यहां पे उन्होंने प्लेस किया एक अदद डिटेक्टर, अल्फा का अल्फा डिटेक्टर प्लेस किया टू चेक व्हाट हैपेंस व्हेन अल्फा पास थ्रू एन एटम। ओके, अच्छा उस वक्त तक आपको पता है ये न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं हुआ था, उस वक्त तक न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं हुआ था। उस वक्त एक और मॉडल था एटम का जो हम आज जानते हैं, ये वाला इसके बाद हुआ है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ। और हमें ये पता चला है कि न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज, मारियो व्हाट डू यू थिंक न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियस का, एटम का नहीं। व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस? पॉजिटिव। व्हाट इज द चार्ज ऑफ एटम? न्यूट्रल। बिकॉज जितने पॉजिटिव सेंटर में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मली, राइट? तो न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है, ये भी इस दिन पता चला था। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस पता चला था। और पता है क्या पता चला था आपको? पता है कि इस पूरे एटम का मास, जैसे हमारे सोलर सिस्टम है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अर्थ का मास मिला लो, मून का मास मिला लो, सैटर्न, जुपिटर, जितने प्लैनेट्स हैं सबके मास मिला लो, और सन का भी मास मिला लो। अमल लेट्स से टोटल मास ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज 100 किलोग्राम। हाउ मच? इसमें से आपको पता है सिर्फ सन का मास कितना होगा? 100, बाकी 90, थोड़ा सा और बढ़ा लो, 99 किलोग्राम्स। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का 99% ऑफ द मास कौन है? सन है। बाकी सब बेचारे 1 किलोग्राम में बटा हुआ है, यूं समझ लो 1%। यही बात एटम के अंदर भी होती है।
nucleus has almost all the mass of an atom, only electrons have no mass, just like planets. और सन का कंपैरिजन है बिल्कुल वैसे ही, इलेक्ट्रॉन्स का नेग्लिजिबल मास है। ये भी इस दिन पता चला था कि द सेंटर ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इट इज वेरी हैवी, इट इज वेरी हैवी, वेरी डेंस, वेरी स्मॉल इन साइज। दो तीन बातें पता चली थी, और वो कैसे पता चली थी? देखो, यहां से हमने लेट्स सपोज 100 अल्फा पार्टिकल्स थ्रो किए। ये वैल्यूज फिक्स नहीं है, समझाने के लिए बता, मोर देन, अभी पता है न्यूक्लियस इतना छोटा है, मोर देन 90%, या समझ लो 90 ऑफ दीज 100 अल्फा पार्टिकल्स passed on undeviated, passed on undeviated, और भी थी अनडेविएटेड। इससे क्या बात समझ में आई, इससे क्या बात प्रूफ हुई? जितने अल्फा यहां से मारे थे 100 तकरीबन 90 स्ट्रेट अवे आके रिसीव हो गए। इससे क्या बात समझ में आई? एटम ज्यादातर खाली रखा हुआ है, एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, देयर इज नथिंग इनसाइड एन एटम। इतना लेट जल्दी आओ, देयर इज नथिंग इनसाइड एन एटम, most of the space in an atom is empty. This is our first conclusion and our first observation. What was our first observation? Most of the alpha particles passed through the atom undeviated. And what was the conclusion? What was the reason that we found out? It is because most of the atom is empty. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी यूनिवर्स है, ज्यादातर खाली जगह पड़ी हुई, कुछ जगहों पे प्लैनेट्स और मासेस। सही? क्या पहली ऑब्जर्वेशन और पहला कंक्लूजन समझ में आ गया कि नहीं आया? कितना बच्चों वाला? दूसरी और तीसरी ऑब्जर्वेशन लिंक्ड है, और इनका कंक्लूजन भी लिंक्ड है, समझ लो मिला के पढ़ते हैं। सही? और वो पता है क्या है? सुनना गौर से। वेरी फ्यू, 100 में से 90 तो स्ट्रेट अवे चले गए थे, लेट्स सपोज 8 अल्फा वर सच जो कि डेविएट हो गए बाय स्मॉल एंगल्स। वो क्या हो गए थे? डिफ्लेक्ट, डेविएट। और वो मैं शो कर रहा हूं, ये कभी कभार ड्रॉ करने को भी आता है। जो सेंटर के थोड़े से दूर थे, दे डेविएटेड लाइक दिस। उससे क्या बात समझ में आई पता है? उससे ये बात समझ में आई क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब सेंटर में कोई एक पॉजिटिवली चार्ज चीज है जो इनको क्या कर रही है? रिपेल कर रही है। सो इससे क्या बात पता चली कि यार द सेंटर ऑफ एन एटम हैज समथिंग व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड बिकॉज दीज वर वेरी फ्यू, इससे ये बात भी समझ में आई कि वो बहुत कम जगह घेर रहे हैं। It is very small in size. The nucleus is very small in size. Nucleus is very small in size, and what kind of charge does it contain? Positive. That's why it is repelling positively charged incoming alpha particles. Easy? So observation was very few alpha particles got deflected by small angles. Small angles, छोटे से angle पे deflect हो गए. Reason being, the center of the atom is positively charged, which is repelling these incoming alpha, and it has very small size, therefore only few were influenced. सही? Last observation, कितने बच गए? 100 में से 90 तो वो थे जो undeviated गए, 8 तो वो थे, please do not quote these values in exam, okay? These are not fixed values. 8 समझाने के लिए बता रहा हूँ, 8 तो वो थे जो के डिफ्लेक्ट हो गए बाय स्मॉल एंगल्स। कितने बच गए? 2। इनके साथ क्या हुआ? They were the ones who directly hit the nucleus. सही है? इतना छोटा न्यूक्लियस है कि 100 में से सिर्फ कितने हिट हुए? 2। न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, और इनके साथ पता है क्या हुआ? They got reflected, bounced back. So let's say out of these only 2 got reflected. अच्छा, रिफ्लेक्टेड को एक मुश्किल अंग्रेजी में लिख के बताऊं जो एग्जामिनर यूज करता है, वो बोलता है डिफ्लेक्टेड by angles. If you want to say reflected, you can say this also, because examiner uses this sentence a lot. Deflected by angles greater than 90 degrees. कहते हैं 90 degrees, देखो ये होता है, यूं आए यूं चले गए, ये 90 degrees है, और ये 90 डिग्री से कम है, ये आया यहाँ, ये 0 degrees, 90 degrees, 90 degrees, सही? 0, 90। तो अगर रिफ्लेक्ट होके आ जाए मतलब 90 से भी ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब बेसिकली बाउंस बैक। लेकिन ये मुश्किल इंग्लिश में लिखना हो,
because examiner uses this sentence. Very, very few were the ones who got deflected by angles greater than 90, means they were the ones who bounced back. And ऐसा कब होता है कि लेट्स से दो बच्चे आपस में टकराए, बाउंस बैक कौन होता है? पतला वाला, मोटा वाला? पतला वाला। एक मतलब मोटे से, जब आप अंधेरा है, सुनो अंधेरा है, वो जाके टकराया और बाउंस बैक हो गया, वो क्या, वो समझ जाएगा, कंक्लूड क्या करेगा, यार आई हिट समबडी जिसका मास ज्यादा है मुझसे, दैट्स व्हाई मैं टकरा के वापस आ गया, राइट? तो इससे ये बात भी प्रूव हुई कि न्यूक्लियस इज वेरी हेवी, न्यूक्लियस इज वेरी, बिकॉज व्हेन यू रिफ्लेक्ट, व्हेन यू गेट बाउंस बैक, इट मींस यू हिट समथिंग व्हिच हैज अ लॉट ऑफ मास. Alright, so do we understand second observation and third observation and their conclusions? Almost same conclusion, और वो ये कि यार the size of the nucleus is very small, it is very heavy. Heavy का मतलब all the mass of an atom is placed at the center. और जब किसी चीज का मास ज्यादा हो, वॉल्यूम कम हो, किसी चीज का मास ज्यादा हो, वॉल्यूम कम हो, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा, मोर डेंस. You can say nucleus is very dense, very massive, small in size. जितने डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, उतना बड़ा आंसर आएगा. जितनी ऊपर बड़ी वैल्यू होगी, नीचे छोटी वैल्यू होगी, उतना बड़ा आंसर आएगा, राइट? So if something has a lot of mass, just like metal ball और wooden ball, किसकी डेंसिटी ज्यादा है? किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? एक मार्कर मेटल का, एक वुड का है, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? मेटल. क्यों? क्योंकि इसका इतनी ही वॉल्यूम में मास ज्यादा है, इतने ही वॉल्यूम में मास कम. सो मोर मास, लेस वॉल्यूम, मोर डेंस. ओके, सो डू वी अंडरस्टैंड गीगर-मार्सन एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? व्हाट वाज दिस? सॉरी, आई विल रिपीट इट. मैं एक साथ तीनों बता देता हूं. उन्होंने क्या किया? अ लॉट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर बम्बार्डेड थ्रू अ गोल्ड एटम या गोल्ड फॉइल, वेरी थिन गोल्ड फॉइल, and they observed what happened to them. What were their observations and conclusions? Number one, most of the alpha passed through undeviated, showing that most of the space in an atom is empty. Second, very few alpha particles got deflected by small angles, less than 90. Kulsum, phone. Very few alpha particles got deflected by small angles, showing that the center of the atom is positively charged. That's why these are being repelled. Positive and positive repel. All right, and very, very few were those who got bounced back. Bounced back को क्या बोलते हैं? Deflected by angles greater than 90, showing that the nucleus has a lot of mass. All the mass of an atom is at the center. By many, almost 90% passed through, 8% got deflected by small angles, and only 2% got bounced back. What does the angle have to do? It just shows that कि ये इनके ऊपर थोड़ा इन्फ्लुएंस आया, ज्यादा रिपेल नहीं हुए, थोड़े से रिपेल हुए. इसका मतलब वो सेंटर से दूर है, या सेंटर वाली जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटी है. क्या ये बात सही है? अच्छा, एक दफा क्वेश्चन आया था, तुम्हारा क्या सवाल है? जल्दी से पूछो, मैं वो क्वेश्चन शेयर करूंगा. Very, very few reflected. 2% reflect, 8% deflect, 90% no. हाँ, ये परसेंटेज मेरी है. ओके, दिस नॉट अ फिक्स्ड थिंग, डू नॉट कोट इट. ओके, चलो अब सुनो, एग्जाम का क्वेश्चन चेक करो, प्लीज गौर से सुनना. ज़ोहैर, यू विल आंसर दिस बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन कॉमन सेंस एंड आई एम अज्यूमिंग यू हैव अ गुड कॉमन सेंस. ओके, अब सुनो, एक अल्फा ये आया, ये एग्जामिनर ने ड्रॉ किया, और एक ये ड्रॉ करके दिया, बोला इसके बाद कंटिन्यू करो. कैसे कंटिन्यू करो? इसको कंटिन्यू करो, और एक ये दिया, इसको कंटिन्यू करो. चलो जल्दी से बताओ, बीच वाले के साथ क्या हो? रिफ्लेक्ट हो जाए. करेक्ट. इसके साथ क्या हो? ये उसने ड्रॉ करके दिया, इसको आपको बोला. अब मैं हिंट दे रहा हूं, एक हिंट दे रहा हूं. हिंट क्या है पता है? लुक एट द डिस्टेंस ऑफ रे 1 alpha particles and look at the distance of ray 3 from the nucleus. Look at the gap from the nucleus and then answer. It will also deflect because it's close to the nucleus. But is it closer than ray 1? Yes. So should it deflect more than ray 1 or less than ray 1?
more than one. Why? Because it is closer to the positively charged thing. So अगर ये ज्यादा close है तो please when you draw it, 1 mark will be the deflection should be sharper than what examiner has given. What is the reason? Reason is ना छोटा सा minute सा difference है. Reason ये है कि यार वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर था फिर भी डिफ्लेक्ट हुआ है और ये तो न्यूक्लियस से उसके मुकाबले में करीब है तो इसको डिफ्लेक्शन इससे ज्यादा होनी चाहिए और ये नीचे और वो ऊपर डिफ्लेक्ट हुआ नीचे डिफ्लेक्ट. मेक सेंस? यस. No, this only got reflected. This and this got deflected. Okay? इसको भी डिफ्लेक्ट बोलते हैं तो उसको कैसा डिफ्लेक्ट बोलेंगे? This got deflected by angle greater than 90 degrees. These two got deflected by angles less than 90 degrees. चलो इससे ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड करना बेवकूफी है. Let's move on. इससे ज्यादा इसका एग्जाम में कोई वो नहीं है कंट्रीब्यूशन. जी जल्दी से बोलो अब्दुर्रहमान. इसके नाम पता होने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं होगा एग्जामिनर बोलेगा वो गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दो, ऐसा नहीं है. लेकिन इसके दो नाम है, गीगर मार्सटन. वो जीएम ट्यूब थी, वो गीगर म्यूलर ट्यूब थी. दिस इज समथिंग एल्स. गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, अलग अलग नाम से बुला सकते. ठीक है, दिस इज डन. नाउ सेफ्टी प्रिकॉशंस पे जल्दी से बात कर लेते हैं. बल्कि हमने उस दिन की थी आई थिंक लैब को, वो लेड लाइन सूट पहनना और वो कर ली थी ट्वीजर से होल्ड, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, नो छुट्टी. क्या हो गया भाई? अब हमें एक बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसका नाम है हाफ लाइफ. ठीक है, हाफ लाइफ इज अ वेरी, बस एक ये डिफिकल्ट पार्ट रह गया इस चैप्टर का जो कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा. हाफ लाइफ, हाफ लाइफ एक ये पढ़ना है. और उससे पहले मैं आपको एक और चीज भी पढ़ा सकता हूँ, वो है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन. वो इजी टू अंडरस्टैंड है. सही है, आई थिंक हम ये कर लेते हैं. हाफ लाइफ जो है आपको कल मैं व्हेन यू गाइस आर फ्रेश, आई होप यू गाइस आर फ्रेश, सही है, नॉट स्लीपी, तो मैं हाफ लाइफ पढ़ाऊं तो आई थिंक ज्यादा बेटर है. अभी मैं आपको बहुत ही आसान होता है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, माय पर्सनल फेवरेट, ये पढ़ लेते हैं. उसके बाद हाफ लाइफ और वो रह जाएगा, वो कल चैप्टर खत्म हो जाएगा. दिस इज लेक्चर, बाय द वे दिस लेक्चर 3, पिछले दो हमने रिकॉर्ड नहीं किए जी. कल वही 1:30 1:45, दैट्स टू लेट यार. चलो विल डिस्कस, 15 मिनट देख लेंगे, 15 मिनट का इशू नहीं है. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट अभी हमें पढ़नी है वो है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन. सही, आप लोगों ने, मैंने इसकी शायद एग्जांपल दी है. जब मैं बड़ा हो रहा था तो एक बैंड था, फोन साइड पे कर दो, एक बैंड था, उसका नाम था फ्यूजन. क्या नाम था उस बैंड का? आप उसका जो वो है ना सिंगर शफकत अमानत अली, शायद आपने नाम सुना हो. एक दफा उसने T20 का वर्ल्ड कप था और उसमें पाकिस्तानी एंथम पढ़ना था, तो उसको वो बंदा वायरल हुआ, तो उसने शायद गलत पढ़ दिया. क्योंकि हमारे यहाँ लोग अच्छी चीजों से याद नहीं रखते, जब तक कुछ गलत नहीं कर देता उसको तब याद रखते. नेगेटिव चीज है ना, ये हमारी कितनी बुरी आदत. मुझे भी इसलिए आपको बताने के लिए वो रिलेट करना पड़ा. तो उसने एंथम गलत गा दिया था, तो उसको काफी रोल ट्रोल कर रहे थे, जो हमारी नेशनल हॉबी है. तो शायद आपको पता हो, शफकत अमान अली. तो उसका एक बैंड था, उसका नाम था फ्यूजन. क्या नाम था? ये मैंने क्यों नाम जिक्र किया? बिकॉज हमारे भी अभी हम टॉपिक पढ़े, उसका नाम है न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. तो मैं बेसिक बात बता दूं. फिजन का क्या मतलब होता है? यू गाइस नो? सॉरी, ब्रेकिंग. फिजन मींस स्प्लिटिंग, ब्रेकिंग. तो जब एक न्यूक्लियस टूट जाए, अभी हम थोड़ी देर से ये पढ़े ना, न्यूक्लियस टूटता है, अल्फा बीटा गामा निकलता है. सो व्हेन अ न्यूक्लियस ब्रेक्स, a large nucleus breaks into smaller nuclei. For example, जैसे स्ट्रोंटियम था, वो टूट गया. यूरेनियम टूट जाए आयोडीन में और दो तीन नए नए एलिमेंट्स बना ले. When a larger nucleus breaks into smaller nuclei, this is called, what is this called? Fission. And the opposite of this is fusion. When two small nuclei join together, it's very difficult thing. दिखने में तो बहुत आसान है, मेरे हाथ से लग रहा है. दो स्मॉल न्यूक्लियस को मिला लूं, ज्वाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना लूं, जैसे कि सूरज पे हो रहा है. सूरज पे पता है क्या हो रहा है? हर सेकंड में दो छोटे हाइड्रोजन की न्यूक्लियस मिलके हीलियम का न्यूक्लियस बना रहे हैं. व्हाट इज दैट हैपनिंग? फ्यूजन. व्हाट इज दैट कॉल्ड?
तो combining of smaller nuclei to form a larger nucleus is fusion, and splitting of a larger nucleus into smaller nuclei is called fission. अब मैंने वो फ्यूजन की एग्जांपल क्यों दी थी? वो जो बैंड था फ्यूजन, उनकी उसमें एक बंदा था क्लासिकल सिंगर था शफकत अमान थे, और बैंड में दो बर्गर बच्चे भी थे जो वेस्टर्न म्यूजिक, तो उनका कॉन्सेप्ट था कि वी आर द फ्यूजन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न म्यूजिक, दैट्स व्हाई बैंड वाज कॉल्ड फ्यूजन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न म्यूजिक। वो एक क्लासिकल मौसीकार था और बाकी जो दो थे वो वेस्टर्न म्यूजिक परसू करते थे, तो फ्यूजन। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब पैसा केम इन तो उस बैंड का क्या हो गया? हाँ, तो उस बैंड का क्या हो गया? उस फ्यूजन बैंड का क्या हो गया? फिजन हो गया। सही, दैट्स हाउ फिजन स्प्लिट, टूट गया, तीनों अलग अलग हो गए। ठीक है, सो दैट्स व्हाट फ्यूजन एंड फिजन। फिजन इज अ स्प्लिटिंग, फ्यूजन इज द कंबाइनिंग ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, दोनों प्रोसेस में अच्छी बात यह है एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? जब यूरेनियम टूटता है, स्मॉलर न्यूक्लियस बनते हैं, तो भी एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी का आप फायदा उठा सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में फायदा उठा के क्या करते हैं? उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं वो भी कल पढ़ेंगे। सही। दूसरा, फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज होती है। क्या सूरज पे देखा है एनर्जी रिलीज होते हुए? फील हो रही है आपको कोई एनर्जी रिलीज? नहीं हो रही फील? बाहर जाओ, आपको लाइट एनर्जी फील होगी, नजर भी आएगी। वो एनर्जी कहां से आई? दो हाइड्रोजन मिलके जब हीलियम बना, एक पटाखा फटा, तो उससे दो बहुत तरह की एनर्जी निकली, लाइट एनर्जी जो आप देख सकते हो। हीट एनर्जी, क्या आपको गर्मी फील होगी कि बाहर जाओ? वो एनर्जी कहां से आ रही है? एनर्जी डज नॉट कम आउट ऑफ नथिंग, इट कम्स फ्रॉम समथिंग। तो वो दो न्यूक्लियस के मिलने से हीट एनर्जी बनी, लाइट एनर्जी बनी, सोलर एनर्जी एंड अदर काइंड्स ऑफ एनर्जी जो कि सूरज एमिट करे। आपको पता है सूरज साउंड एनर्जी भी रिलीज कर रहा है, पता है? आवाज आती है कभी बाहर जाओ? सूरज पे हर सेकंड में सूरज के कोर पे मिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स फट रहे, फ्यूजन बॉम्ब्स, और इतना जोर की आवाज है कि अगर आ रही होती तो अभी हम लोग सही से पढ़ नहीं पा रहे होते, इतना बैकग्राउंड शोर होता। लेकिन क्या अच्छी बात है कि हमें वो आवाज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? कौन बता सकते? व्हाई कांट वी हियर? नो, इट्स नॉट ओवर 20,000 हर्ट्ज। इट्स होल, इट्स दैट्स नॉट द रीजन। करेक्ट, बहुत दूर है। नहीं, ये रीजन भी नहीं, इतना दूर है कि अभी भी हमें आवाज इतनी आती। आई रेड इट इन अ बुक, जब मैं नया नया टीचिंग में आया था तो बुक्स पढ़ता था, तो उसमें एक जगह पढ़ा था कि जैसे 1 मीटर दूर कोई ट्रेन गुजर रही हो। अब उस जमाने में इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं थी, ठीक है, नॉर्मल जो ट्रेन का जो शोर होता है, जैसे आप स्टेशन पे बैठे हैं और ट्रेन गुजर रही है, नॉइज होती है ना, इतनी नॉइज होती जी, इतने डेसिबल्स थे जी। आप क्या कह रहे हैं? बट शी हैज आंसर्ड इट जी। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, लाइट ट्रैवल कर सकता है। तो सूरज की रोशनी आ रही है लेकिन आवाज, सो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। सी, हमें पता ही नहीं है हमारे लिए क्या क्या चीजें हो रखी है ना, आवाज इसलिए नहीं आ रही। ठीक है, सो साउंड एनर्जी हम तक नहीं पहुंच रही बिकॉज देयर इज वैक्यूम। ओके, सो अब फिजन में क्या हो रहा है? मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूंगा, आप मुझे बताना व्हाट डू यू थिंक, ये इक्वेशन फिजन की है या फ्यूजन की है? ठीक है, अरे क्यों नहीं आ रही? चलो मैं खुद से ही फॉर्म कर लेता हूँ, मैं खुद से इक्वेशन। अच्छा, कभी कभार ये फिजन हम करवाते हैं आर्टिफिशियली, प्लीज गौर से देखो। तो लेट्स से अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी ना, लेट्स से कोई भी एक एलिमेंट है x, और वो उसमें से निकल गया, कन्वर्ट हो गया y z प्लस 3 न्यूट्रॉन्स प्लस 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 एनर्जी। ये किस चीज की इक्वेशन है? फिजन की या फ्यूजन की? और एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन goes to helium plus neutron। ये देखो जी भाई, अबू हुरैरा, इसमें कौन फिजन है कौन फ्यूजन?
ये कौन सी है? और ये फ्यूजन। ये क्यों फ्यूजन है? दो हाइड्रोजन के स्मॉलर न्यूक्लियस मिलके क्या किसका न्यूक्लियस बना लिया? हीलियम का। क्या प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर बैलेंस हो रहे हैं? 1 + 1 2, 2 + 3 5 होता है, और यहाँ पे 4 + 1 5। तो इसमें एक न्यूट्रॉन भी एमिट हुआ है। इस न्यूट्रॉन का कोई काम नहीं है कि न्यूट्रॉन एमिट हुआ है। तो यहाँ पे एक छोटा एक बड़ा न्यूक्लियस था X, उसने वो टूट गया। अच्छा, ऐसा क्यों होता है आपको पता है? फिजन या जो डिके हो रहा होता है, ऐसा क्यों हो रहा होता है? कौन से न्यूक्लियस होते हैं जो डिके करते हैं? जो स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं? और वो ऐसा करके क्या अटेन करना चाहते हैं? स्टेबिलिटी। जैसे हम लोग हैं लाइफ में, हम सबका क्या पर्पस है लाइफ में? क्या होना है? स्टेबल। हर बंदा स्टेबल होने के लिए, इसी तरह एलिमेंट्स का भी यही ख्वाहिश है। If they are unstable, they want to get stable. But how? Sometimes by splitting up, sometimes by joining with another nucleus. But they become more stable. So अगर examiner आपसे पूछे इनमें से कौन से वाले elements are more stable, you will say the ones on the right. They are more stable than the left. Again, here right are more stable than left, because whatever this process happens to attain stability. Is it clear or not clear? यहाँ तक बात सही है? ओके। अब कभी कभार ये फिजन खुद हो गया, कभी कभार वी हैव टू आर्टिफिशियली ट्रिगर द फिजन प्रोसेस। एंड हाउ डज दैट हैपन? वी थ्रो अ न्यूट्रॉन। व्हाट डू वी थ्रो? अ न्यूट्रॉन। अब प्लीज गौर से सुनो। लेट्स से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है और यहाँ पे यूरेनियम रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ यूरेनियम टूट जाए। मैं क्या चाहता हूँ? यूरेनियम। उसको तोड़ने के लिए लेट्स से ये यूरेनियम है 92 and 236 व्हाटएवर दिस। सही, आपको कोई भी नंबर याद नहीं रखने, वो 5 लोगों के नंबर याद रखने जिसका मैंने बताया था, अल्फा, बीटा, गामा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन पांचों के अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन नंबर। तो जब ये न्यूट्रॉन जाएगा यूरेनियम में एब्जॉर्ब होगा। यूरेनियम के न्यूक्लियस में क्या होगा? एब्जॉर्ब। और वो यूरेनियम पहले ही काफी अनस्टेबल था, अब वो क्या हो जाएगा? और अनस्टेबल, क्योंकि उसका न्यूक्लियॉन नंबर में चेंजेस आ गए। तो अगर मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए दिखाऊं ना, दिस हैपेंस ओनली फॉर स्प्लिट्स ऑफ सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। क्या होता है? 92 and 237. This neutron, just for fraction of seconds, gets absorbed. And when this happens, it splits up into new elements. Let's say बन गया आयोडीन, स्ट्रोंटियम, व्हाट जो भी बन गया, 3 न्यूट्रॉन्स और निकल गए और एनर्जी मिली हमें। इस एनर्जी को हमने यूज किया किसमें? बिजली बनाने में। बिजली कैसे बनती है? दैट्स अनदर टॉपिक, कल पढ़ेंगे। पानी गर्म करते हैं, उसकी स्टीम निकलती है, टरबाइन चलाते हैं, ठीक है? इस एनर्जी से हम पानी को गर्म करते हैं, बस बॉयलर, वो स्टीम जाती है, टरबाइन को चलाती है, बिजली बन जाती है। एनीवेज, ये जो 3 न्यूट्रॉन निकले, इनका बहुत जरूरी काम है। सही है? बाय द वे दिस रिएक्शन इज, अच्छा क्या मुझे ये शो करना जरूरी है? नहीं, समटाइम्स हम डायरेक्टली इसके बाद ये प्रोसेस शो कर देते। दिस डज नॉट, वी डू नॉट शो दिस समटाइम्स। कभी कभार एग्जामिनर कर देते, कभी कभार नहीं करता, बिकॉज ये थोड़ी सी देर के लिए होता है और फिर ये फट जाता है इनटू दिस। ओके, इसका रीजन, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले हैं, वो क्या रोल हो सकता है पता है? जो 3 न्यूट्रॉन्स और निकले हैं, उन्होंने क्या किया होगा? सोचो, ये बैग है जिसके अंदर वो यूरेनियम था 92 236। प्लीज गौर से सुनना। क्या इसमें ये एक अकेला न्यूक्लियस था यूरेनियम का, या इस तरह के मिलियंस ऑफ न्यूक्लियस थे? बहुत सारे थे भाई। पूरा इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा फ्यूल है, यूरेनियम फ्यूल या न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर सोर्स आल्सो। सो व्हेन आई हिट अ न्यूट्रॉन इनसाइड, व्हाट डिड दिस न्यूट्रॉन डू? जैसे माचिस जला दी, पटाखों के थे, इसको अनस्टेबल किया, ये स्प्लिट हो गया इनटू स्ट्रोंटियम, आयोडीन, व्हाटएवर, and very important, it released 3 more neutrons. What will those 3 neutrons do? That's my question. Will break more. It will break, they will go and hit more uranium nuclei present in the bora. जो बोरा पड़ा हुआ है, जो फ्यूल का थैला पड़ा हुआ है, वो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब होंगे कि नहीं होंगे? पहले एक न्यूक्लियस टूटा था, अब कितने न्यूक्लियस टूटना शुरू हो गए? अगले सेकंड पे कितने न्यूक्लियस टूटे? 3। अच्छा, अब ये भी 3 न्यूट्रॉन्स निकालेगा, ये भी 3 न्यूट्रॉन्स और ये भी 3। अब
2 सेकंड के बाद कितने न्यूट्रॉन्स मिल गए हमें? 9 न्यूट्रॉन्स इन द बैग। वो जाके और न्यूक्लियस को तोड़ेंगे। So what will happen? Will the process stop or will it continue by itself? This is called chain reaction. What is this called? Very easy word, English का word है chain reaction, मतलब something that keeps going. You just have to initiate it and then it keeps going. ऐसे ही जैसे ब्रेक में बच्चे लाइन में खड़े थे, लंच के लिए एक को धक्का दिया, क्या होगा? अगला, उससे अगला, डोमिनो इफेक्ट। और ये सिर्फ डोमिनो इफेक्ट नहीं है, इसकी स्पीड भी बढ़ रही है। पहले सेकंड में आपने एक बच्चे को धक्का दिया था, उसने 3 को धक्का दिया, उसने 9 को धक्का दिया। मेक सेंस? तो न्यूक्लियर के केसेस में एक प्रोसेस शुरू करना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसको कंट्रोल करना मुश्किल। उसको तो अगर कंट्रोल करना हो, हमसल, if I want to control or slow down the process of nucleus hitting, I need to put in something that catches what? ये किसको कैच कर ले तो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, और ज्यादा कैच कर ले तो प्रोसेस रुक जाएगा। किसको कैच करने की जरूरत है हमें? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैचर, इसका एक नाम है, हम कल पढ़े। So then we dip in neutron catchers inside. What do they do? The more that you dip, the slower the nuclear reaction. Understood? Easy. It catches, it absorbs neutrons so that they do not further go and split other nuclei. Make sense? तो ये 3 न्यूट्रॉन्स का क्या पर्पस था? टू इनिशिएट चेन रिएक्शन। तो फिजन में प्रोसेस शुरू करना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, ठीक है? क्योंकि वो सिर्फ कंटिन्यू नहीं होता एट द सेम रेट, वो इंक्रीजिंग रेट पे चलना शुरू हो जाता है, ठीक है? अच्छा, एक आखिरी बात, देन वी एंड द क्लास, और वो ये है, रिमेंबर यहां पे भी एक न्यूट्रॉन निकला था। यू विल आंसर दिस, ओके? रिमेंबर यहां पे भी एक न्यूट्रॉन निकला था। Which process is this? फ्यूजन। फिजन और फ्यूजन? फ्यूजन। यहां पे भी एक न्यूट्रॉन निकला था, तो यहां पे भी चेन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? यस और नो, दैट्स माय क्वेश्चन। फिजन में ये न्यूट्रॉन्स निकले, फिर चेन रिएक्शन, प्रोसेस केप्ट गोइंग। यहां पे भी न्यूट्रॉन निकला, will the fusion process keep on going? Yes or no? Because of this neutron. How many of you think yes? Raise your hand. No? आपका ना yes है ना you know. Zohair, what do you think? What will this neutron do? क्या इससे चेन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? फ्यूजन का चेन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। फ्यूजन इज जॉइनिंग ऑफ न्यूक्लियर। यस। क्या जॉइनिंग के लिए डिड वी रिक्वायर अ न्यूट्रॉन? क्या फ्यूजन करवाने के लिए न्यूट्रॉन की जरूरत थी? नहीं। तो इस न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं है। फिजन करवाने के लिए न्यूट्रॉन की जरूरत है। न्यूट्रॉन जाता है तो फिजन होता है, लेकिन क्या फ्यूजन करवाने के लिए न्यूट्रॉन की जरूरत थी? सो दिस न्यूट्रॉन does not play any role, so there is no chain reaction. Fusion process is not a chain reaction process. Fission process is a chain reaction process. Why? Because in fission, the neutrons that are emitted, they continue the process going on. They split up more nuclei. Neutron is required to cause fission, but a neutron is not required to cause fusion. So what is the difference between the two? एक और difference क्या है? Fission is a chain reaction process. Fusion is not a chain reaction. Reason समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर है? कल मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसको थोड़ा सा सोच कर आ जाना, आसान है, कि फ्यूजन करवाना पॉसिबल नहीं है अर्थ पे, बहुत मुश्किल। कोई भी हमारे जितने भी पावर प्लांट्स हैं सब फिजन पावर प्लांट्स। फ्यूजन, 2 हाइड्रोजन को मिलाना, करीब लाना तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिल्कुल जोड़ देना क्यों इतना मसला है? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू दैट यू विल आंसर टुमारो एट 1:30. बाय बाय।